मेरा नाम शुमाइला है। मैंने एमए इंग्लिश किया हुआ है और शादी के बाद मैं अपने सास ससुर के साथ रह रही थी क्योंकि मेरा शोहर लंदन के एक अस्पताल में जॉब करता था। मेरी शादी को 13 साल का अरसा गुजर गया था। मेरी एक बेटी मरियम भी थी जिसकी उम्र 12 साल थी। मेरा शोहर 2 साल बाद पाकिस्तान आता और 3 माह बाद वापस चला जाता था। मेरे सास ससुर को घर बैठने की आदत नहीं थी। वो रोजाना शाम को कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे और मैं अपनी बेटी के साथ अकेली घर में होती। और मेरी सास ने मुझ पर इतनी सख्ती की हुई थी कि मुझे कहीं भी आने जाने की इजाजत ही नहीं होती थी और ना ही मैं अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती थी। मैं अब बहुत तंग आ चुकी थी। मैं रोज शोहर से झगड़ा करती कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाए। मैं यहाँ कैदियों की तरह नहीं रह सकती और ना ही उसकी माँ को रोटियां बना बना कर खिला सकती हूँ। मैं किसी दिन जहर खाकर अपनी जान ले लूंगी। मेरा शोहर फोन पर ही मुझे सौ सौ बातें सुना देता और कहता, मैं तुझे तलाक भेज दूंगा मगर अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर तूने मेरे साथ रहना है तो सारी जिंदगी मेरे माँ बाप की खिदमत करनी होगी, वरना मैं जब चाहूं तुझे तलाक भेज दूंगा। मैं रो धो कर चुप हो जाती और अपनी बेटी से अपना दिल बहलाती रहती। मगर एक दिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि मेरा शोहर पाकिस्तान आया और मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें और मरियम को अपने साथ लेने आया हूँ। हमारी बेटी की वजह से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम कुछ दिनों में ही करोड़ोंपति हो जाएंगे। वो बहुत खुश भी था और परेशान भी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चक्कर है। उस शख्स ने तो कसम उठाई हुई थी कि वो मुझे तलाक दे देगा मगर कभी भी अपने साथ नहीं ले जाएगा। फिर आज उसे क्या हो गया था। अब उसे अपने माँ बाप की भी कोई फिक्र नहीं थी। खैर एक माह में ही मेरे शोहर ने हम माँ बेटी के कागज तैयार करवाए और हम तीनों लंदन आ गए थे। मेरे शोहर ने यहाँ पर एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था। हम लोगों ने वहीं पर अपना सामान लगा लिया। मेरी बेटी भी बहुत खुश थी। पहले दिन हम लोगों ने सामान वगैरह सेट कर लिया। तब मेरे शोहर ने मुझे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम मरियम की हिफाजत करना। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और तुम यहाँ पर बैठी रहो। मेरे शोहर अजीब किस्म की बातें करते थे। मुझे उन बातों से खौफ आता था। हादसे से पहले हादसे का जिक्र करना बहुत बुरा समझा जाता है और मैं भी ऐसे ही मानती हूँ कि हादसे के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। खैर रात के 8 बजे थे जब नुमान घर वापस आए। मैंने देखा उनके पास खाने पीने की चीजें भी थी और एक ऐसी पोटली थी जो उन्होंने खुफिया तौर पर जाकर अंदर कमरे में रख दी थी। मुझे उस पोटली से कोई गर्ज तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई बात छुपाई नहीं थी। आज ये पोटली घर में छुपा क्यों रहे थे। मैंने देखा उसमें छोटी छोटी बोतलें थी। मैं भी समझ गई थी, लेकिन मुझे उसके अंदर की चीज का पता नहीं था कि वो क्या चीज है। खैर मैंने उनको कुछ भी दिखाने के लिए जिद या इसरार नहीं किया। फिर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मरियम सो गई थी। फिर मेरे शोहर ने मुझसे एक अजीब बात की। कहने लगे कि मुझे मरियम की सेहत ठीक नहीं लगती, हमें इसका इलाज करवाना होगा। मैं हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगी। क्या हो गया है नुमान आपको। हमारी बेटी पाकिस्तान से ठीक ठाक आई है, इसे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है। खाम खा की बातें बनाकर खुद को भी और मुझे भी हलकान मत करें। मेरी बात सुनकर नुमान ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहा कि मैं कल अस्पताल जाऊंगा, देखूंगा कि मरियम को किसी दवा की जरूरत तो नहीं है। मैं नुमान पर गुस्सा करने लगी कि आप मरियम को जानबूझकर बीमार करना चाहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, ये बेटी मेरी भी है। नुमान का रवैया ऐसे तब्दील हो गया जैसे वो मेरे शोहर नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हो। मैं चुप हो गई थी, लेकिन सुबह हुई तो मैंने देखा नुमान मरियम से कह रहे थे कि बेटी अच्छे कपड़े पहनो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगा। मैंने मरियम को सीने से लगाते हुए कहा कि मरियम को तो कोई बीमारी नहीं है, अगर इसे बीमारी हो सकती है तो फिर मुझे भी होगी, आप मुझे भी लेकर चले। नुमान ने मुझे कहा कि मैं अस्पताल में काम करता हूँ, मुझे ज्यादा पता है या तुम ज्यादा जानती हो। घर में रहकर बच्चे पालने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें बच्चों की सेहत के बारे में भी हर एक बात पता होगी। मेरे शोहर ने ये कहकर मुझे चुप करवा दिया। वो उसे लेकर चले गए। पीछे मैं दुआएं करने लगी कि अल्लाह सब बेहतर करे, मेरी बच्ची को कोई बीमारी ना हो।
क्योंकि मेरे शोहर को शक था कि मरियम को कोई बीमारी होगी। 2 बजे तक मैं इंतजार करती रही। मेरे शोहर ने 12 बजे आना था, लेकिन शाम के 4 बज गए थे। मेरे शोहर अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे अब परेशानी होने लगी थी। अचानक उसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैंने दरवाजा खोला तो नुमान सामने खड़े थे, लेकिन मरियम उनके साथ नहीं थी। ये देखकर तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, आप मेरी मरियम को कहाँ छोड़ आए हैं? मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे थे। तब नुमान बोले, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़कर आ सकता हूँ? उसका अस्पताल में चेकअप है, इसलिए उसे अस्पताल में छोड़ा है। अब मुझे अपना शोहर पागल और नफसियाती मरीज लगने लगा था। मुझे तो उनके अस्पताल का नाम भी नहीं पता था, वरना मैं उनकी इजाजत के बगैर ही वहां चली जाती और जाकर उन लोगों से कहती कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, इसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन क्या करती, अब शोहर की बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता था। मैंने खामोशी अख्तियार कर ली थी, लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। रात के 8 बज चुके थे। मैंने अपने शोहर से कहा, खुदा के लिए मासूम बच्ची को इस तरह अस्पताल में मत छोड़े, उसे कोई बीमारी भी नहीं है, अब उसे चलकर ले आते हैं। तब मेरे शोहर को वाकई में उसकी फिक्र होने लगी। वो उठे और बोले, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं और नुमान दोनों अस्पताल पहुंच गए। मेरे शोहर जिस अस्पताल में काम करते थे, मैंने उसका भी पता नोट कर लिया था। मैं उन पर शक करने लगी थी। हम लोग अस्पताल पहुंचे तो मेरे शोहर ने मुझे मेरे पीछे ही रुकने का इशारा किया। कहने लगे कि मैं उससे ले आता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब वो आए तो मरियम उनके साथ ही थी, हशाश बशाश और पहले से भी ज्यादा खुश। मरियम बेटा, क्या हुआ है? तुम बीमार तो नहीं थी? मैंने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। वो मेरे गले में बाहें डालकर बोली, अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। मरियम की बात सुनकर मेरे जहन को धचका सा लगा था। बेटा, तुम कब से सो रही थी? मैंने पूछा तो उसने बताया कि जब से अब्बा उसे छोड़कर गए थे तब से वो सो रही थी। मैंने अपने शोहर को मशकूक नजर से देखा तो उसने नजरें झुका ली थी। बेटा, तुम्हें कोई तकलीफ या मसला तो नहीं है ना? मैंने पूछा तो बेटी ने नफी में सर हिला दिया। मैं और मेरा शोहर मरियम को लेकर घर आ गए थे। अगली सुबह फिर शोहर ने जिद करना शुरू कर दी, चलो आज भी तुम मेरे साथ ही चलो, मरियम को वैक्सीन लगवानी है। मैं आने वाली बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा खौफजदा रहता हूँ। मुझे लगता है मेरी बेटी को वो वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक वो सभी बीमारियों से महफूज नहीं है। इसे अब वैक्सीन की जरूरत है, वरना बाद में हम क्या करेंगे? मैं ये सुनकर चुप हो गई। मैं और मेरा शोहर अस्पताल पहुंचे। वहां एक डॉक्टर के पास बैठे। डॉक्टर ने कहा कि इस बच्ची को वैक्सीन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी एहतियातन वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो जाकर वैक्सीन लगवा लीजिए। मेरे शोहर ने मुझे आंखों से इशारा किया और बोले कि चलो वैक्सीन वाले कमरे में चलते हैं। हम दोनों उठकर वैक्सीन वाले कमरे में आ गए। फिर देखा तो मेरा शोहर इधर उधर नजरें घुमा रहा था, जैसे उसे किसी खास इंसान की तलाश हो। फिर एक डॉक्टर नजर आया। वो उसके पास जाकर खड़े हो गए और उसे कहने लगे, मुझे मेरी बच्ची को इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीन का इंजेक्शन आप ही लगा दीजिए। ये कहकर उन्होंने मरियम को आगे कर दिया। डॉक्टर बोला कि मैं इस टाइम बच्चों को इंजेक्शन नहीं लगाता, मुझे जरूरी काम है, आप घर चले जाइए। ये कहकर उस डॉक्टर ने हमें जाने का इशारा कर दिया। मेरा शोहर मुझे और मरियम दोनों को ही हाथ से पकड़कर बाहर लाया और रिसेप्शन में जाकर एक आदमी से कुछ कहने लगा। मैं नहीं जानती कि वो क्या कह रहा है। उसके बाद मेरा शोहर खुशी खुशी हम दोनों के साथ आकर खड़ा हो गया। फिर हम लोगों ने एक गाड़ी की और हम घर आ गए। घर आकर मेरा शोहर एक कमरे में बंद हो गया। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मरियम को नींद आ गई। मरियम बेचारी सुबह की भूखी थी, वो सो गई तो उसे पता ही नहीं चला कि वो दिन भर सोई रही है। मेरा शोहर अपने कमरे में चला गया था। उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर रखा था। मैं बाहर मरियम के साथ थी। मैंने शोहर के बंद किए दरवाजे को बजाया भी नहीं था। मुझे लगा वो ऐसे ही गुस्सा करेंगे, लेकिन मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मियाँ और बीवी में तो कोई राज नहीं होता। फिर वो दरवाजा बंद करके क्या कर रहे थे? मैंने दरवाजा बजाया तो नहीं, लेकिन उन्हें हल्की हल्की आवाजें देने लगी।
उसी वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि नुमान कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहे थे। ये बात मेरे लिए और भी ज्यादा हैरानकुन थी कि मेरा शोहर मुझसे छुपकर किससे फोन पर बातें करता है। कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है। मैंने करीब कान लगाकर बात सुनने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। उनकी बात से ऐसे नहीं लगता था कि वो किसी औरत से बात कर रहे हैं। ऐसी जुबान अमूमन वो मर्दों के साथ ही इस्तेमाल करते थे। मैं भी मुतमईन हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि मरियम सो गई है, अब मुझे भी नींद आ रही है, बहुत देर हो गई है। नुमान ने मेरी तरफ देखकर नागवारे से मेरे कपड़ों पर नजर डाली और बोले, तुमसे बदबू आ रही है। मैं सारा दिन अस्पताल में दवाइयों की बदबू सूंघता रहता हूँ और घर आकर भी यही बदबू सूंघने को मिलती है। तुम अपने आप को साफ सुथरा रखा करो। शोर की तरफ से बेइज्जती मेरे लिए बहुत तौहीन आमेज थी। मैं खुद पर ही शक करने लगी थी। मैं फौरन वापस अपने कमरे में आई और अच्छे कपड़े निकालकर गुस्लखाने में नहाने चली गई। मौसम तो सर्दी का था, लेकिन मैंने इस बात की परवाह भी नहीं की थी। शोहर की बेइज्जती औरत को बहुत ज्यादा तकलीफ देती है। मैं ठंडे पानी से नहाकर वापस कमरे में आई तो मेरा शोहर सो चुका था। मुझे बहुत दुख होने लगा कि मैं तो खुद को हर वक्त साफ सुथरा रखती हूँ, फिर भी मेरा शोहर ये गिले शिकवे करता है। खैर, मैं सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ कि मुझे हल्का हल्का बुखार है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। बुखार को मैं रोक तो नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में बैठी इसी तरह सो गई थी। मुझे सख्त नींद आई थी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो काफी वक्त गुजर चुका था। बुखार में नींद भी बहुत आती है। मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं हैरान ही रह गई कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि मरियम और उसका बाप घर पर नहीं थे। मैंने तो अपना सर पीट लिया। या अल्लाह, ये मरियम और उसका बाप कहाँ चले गए हैं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। शोहर की गैर जिम्मेदारी पर मुझे हैरत और शक दोनों होने लगा था। आखिर ऐसी भी क्या जल्दी थी कि वो सोती बीवी को छोड़कर चला गया। उसे कम से कम इतना एहसास तो करना चाहिए था कि उसकी बीवी कमरे में सो रही है, वो फ्लैट का दरवाजा बंद करके जाए। मैं बहुत गुस्से में बैठी हुई थी, लेकिन क्या कर सकती थी। अपने शोहर पर गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। मैं भी अपने कमरे से निकली और उसी अस्पताल की तरफ जाने के लिए तैयार हो रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया तो मेरे शोहर की आवाज आ रही थी। शोहर ने मुझसे पहले ये पूछा कि दरवाजे पर कोई आया तो नहीं है। मैंने कहा, जी हाँ, एक आदमी आया है, सफेद रंग का कोट पहने हुए है। उसने अपना नाम नहीं बताया। मेरे शोहर ने कहा कि वो डॉक्टर होगा, हमारी बेटी को वैक्सीन लगाने आया है। तुम ऐसा करना कि उससे कहना कि वो हमारी बेटी का नाम दर्ज कर ले और कहना हमारी बेटी को वैक्सीनेशन हो चुकी है। फिर मैंने ऐसे ही किया था। दरवाजा खोला तो सामने वही नौजवान खड़ा था जिसे हमने कल अस्पताल में देखा था। वो कहने लगा कि आपकी बेटी मरियम कहाँ है। मैंने मरियम को वैक्सीन लगानी थी। मैंने कहा कि मरियम को वैक्सीन तो लग चुकी है, लेकिन अब हाजिरी के तौर पर रिकॉर्ड में ये चीज ऐड कर दे। मेरे कहने पर डॉक्टर ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने कहा कि हम कल अस्पताल से वैक्सीन करवा कर ले आए थे, अब आप उसका नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर दें, तब उसने मरियम का नाम दर्ज कर लिया और मुझे एक रसीद थमा दी, जिसका मतलब ये था कि हमारी बेटी को वैक्सीन लग चुकी है। मैं तो एक मामूली बात समझकर इस चीज को नजरअंदाज कर चुकी थी, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने तो मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि अब मैं जो करने जा रहा हूँ इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगी। अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो हम तीनों को यहाँ पर जेल हो जाएगी। मैं उसकी बात को कुछ ज्यादा समझ नहीं रही थी, पर 2 हफ्ते के बाद मेरा शोहर कहने लगा कि हमारी बेटी को एक तकलीफ हो गई है। और वाकई में मेरी बेटी को दिन ब दिन पेट में दर्द होता जा रहा था। दर्द ऐसा था जो बढ़ता ही जा रहा था। बेटी के पेट में भी तकलीफ थी, पेट हल्का फूला हुआ लग रहा था। बेटी को लेकर मैं बहुत परेशान थी। तभी मेरे शोहर ने कहा कि हम अस्पताल चलते हैं, मैं अपनी बेटी को चेक करवाऊंगा। मुझे तो पहले ही शक था कि मेरी बेटी बीमार है, कुछ न कुछ बात तो हो गई है। मैं अपने शोहर की वजह से खुद परेशान हो गई कि वो मरियम के बारे में ठीक ही कह रहे थे। वाकई में मेरी बेटी इस कदर बीमार थी।
हम लोग बेटी को लेकर अस्पताल चले गए। मेरे शोहर ने मुझे बाहर ही छोड़ा और कहने लगे, मैं अपनी बेटी को लैब में जाकर खुद चेक करवाता हूँ। टेस्ट तो मैं ही करता हूँ। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद अपनी लैब में जाकर टेस्ट करूंगा और फिर देखूंगा कि उसे क्या बीमारी है। मगर उस वक्त तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरा शोहर रोता पीटता लैब से बाहर आया। उसने सारे स्टाफ को इकट्ठा किया और पीट पीट कर कहने लगा, लोगों, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। ये क्या हो गया है? मैंने तो सोचा भी नहीं था। मेरी बीवी और बच्चे के साथ इतना बड़ा जुल्म हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। उसका शोर सुनकर पूरा अस्पताल जमा हो गया। अस्पताल वालों के सामने मेरे शोहर ने ऐलान किया कि हमारी छोटी बेटी के पेट में किसी का बच्चा है और ये कि वो उम्मीद से है। ये बात सुनते ही सब लोग अपने कानों को हाथ लगाने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नुमान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अरे, गलत फहमी कैसे हो सकती है? मैंने खुद अपने हाथों से रिपोर्ट बनाई है। फिर वो कहने लगा, ये आदमी जो 2 हफ्ते पहले मेरे घर में मेरी बेटी को वैक्सीन लगाने आया था, उसी दिन मेरी बेटी ने मुझे बताया था कि मेरी बेटी घर पर अकेली थी। जब मेरी बीवी घर आई तो मेरी बेटी की हालत बिगड़ी हुई थी। मरियम से तो चला भी नहीं जा रहा था। ये सारा काम इसी डॉक्टर का है। उसने ये घटिया और नीच हरकत की है। मेरी बेटी के अकेलेपन का फायदा उठाया है और वैक्सीन का बहाना बनाकर उसे ज्यादती का निशाना बनाया है। खुदा के लिए मुझ पर यकीन करो और उस डॉक्टर को धक्के मारकर इस अस्पताल से निकाल दो, बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर दो। मेरे शोहर का शोर सुनकर सब लोग उसी डॉक्टर के ऑफिस की तरफ चले गए। वो डॉक्टर अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। उसे जब ये बात पता चली तो वो भी हैरान हो गया था। सबसे पहले तो उस डॉक्टर से पूछा गया कि क्या तुम वैक्सीन लगाने इन लोगों के घर गए थे? उसने कहा कि हाँ, मैं इनके घर गया था। ये मेरी ड्यूटी थी, मगर इनकी बेटी घर पर नहीं थी। मेरा शोहर चिल्लाने लगा कि अब ये डॉक्टर झूठ बोल रहा है। इस बात पर अस्पताल की इंतजामिया और ज्यादा शक में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सीनियर डॉक्टर को एक आम से मुलाजिम के घर जाकर उसकी बेटी को वैक्सीन लगाना पड़े। कोई बात तो जरूर हुई होगी जो ये वहां पर इस वजह से गया कि एक मामूली सी लड़की को वैक्सीन लगा सके, वरना वो किसी वैक्सीन वाले बंदे को भेज देता। ये बातें सुनकर पूरा अस्पताल उस डॉक्टर से बदगुमान हो चुका था। सब लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतना गिर भी सकता है। सब लोग मेरे शोहर की बात पर इसलिए भी यकीन कर रहे थे। कोई भी बंदा अपनी बेटी के बारे में इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन ना जाने क्यों सब लोगों को मेरे शोहर पर तो यकीन था, पर मुझे अपने इस झूठे शोहर पर यकीन नहीं था। ये जब से मुझे यहाँ लाया था बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था और मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानती थी और अपने घर में होने वाली हर तब्दीली से वाकिफ थी। मैं जान गई थी कि मेरे शोहर का इस सब के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। उसने मुझे पहले दिन ही कहा था कि वो हमें किसी मकसद के लिए यहाँ लाया है और बहुत जल्द अमीर भी हो जाएगा। मैं अपने शोहर का साथ देने की बजाय उल्टा उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई। मैंने हक और सच का साथ दिया, सबको बताया कि ये सारी बातें झूठ हैं। मेरे शोहर ने डॉक्टर के दस्तखत और उसके अंगूठे का निशान लेने के लिए मुझे कहा था ताकि वैक्सीन का रिकॉर्ड आ जाए। मैं नहीं जानती थी इसके पीछे मेरे शोहर की क्या साजिश होगी। मैं सबसे दरखास्त करती हूँ कि मेरी बेटी का एक और टेस्ट करवाया जाए, जिससे पता चले कि जो बात मेरा शोहर कह रहा है वो सही भी है या नहीं। उस पूरे अस्पताल में लैब टेक्नीशियन एक मेरा शोहर ही था। बाकी लोगों को तो उसने काबू पर रखा था। जब सब लोगों ने ये सुना कि उसकी बीवी ही उसके खिलाफ है तो सब लोगों को मेरे शोहर पर शक हो गया था। मैं उन बीवियों में से नहीं थी जो अपने शोहर की गलत बात पर उसका साथ देती हैं। मैंने नुमान की गलती पर पर्दा नहीं डाला था, बल्कि सबके सामने उसका पर्दा फाश कर दिया था। जब दोबारा रिपोर्ट आई तो मेरा शोहर झूठा हो गया और वो डॉक्टर बेकसूर था। जब मेरे शोहर को पुलिस के हवाले किया गया तो उसने सारी बात बताई कि उसे पहले दिन से ही उस डॉक्टर से हसद हो गया था। वो उसे अस्पताल से निकलवाना चाहता था, इसलिए वो मुझे और मरियम को यहाँ लाया था। मेरे घटिया शोहर ने मेरी मासूम बेटी का इस्तेमाल किया था। वो पहले उसे अस्पताल ले जाकर गलत इंजेक्शन लगवाता रहा ताकि वो उसका इल्जाम उसी डॉक्टर पर डाल सके। जब वो डॉक्टर उसके हाथ ना आया तो मेरे शोहर ने ये तरकीब सोच ली थी। अब मेरा शोहर हाथ जोड़कर
सबसे माफिया मांगने लगा था, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे शोहर को बुराई करने का मजीद मौका मिले। मेरे शोहर को 2-3 साल की जेल भी हो गई थी। उसे अस्पताल की नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। मेरे शोहर ने गुस्से में मुझे भी तलाक दे दी थी। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो तो पहले ही दिन से मेरे खिलाफ था, बस अपने काम के लिए हमें यहाँ लाया था और किसी दिन वो हम दोनों माँ बेटी की जान ले लेता। उसने इस डॉक्टर से बदला लेने के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया था, लेकिन मैंने ये सब कुछ सच नहीं होने दिया था। मैं तलाक लेकर अपनी बेटी के साथ वापस पाकिस्तान आ गई हूँ और वो वही जेल में सजा काट रहा है। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे अता करे। इंसान को हर हाल में अपने अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए। हसद करने से कुछ हासिल नहीं होता।